हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल साइंस बाय धर्मेंद्र। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और सीयूईटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आज हम क्रोनोलॉजिकली समझेंगे कि कैसे डिफरेंट जजमेंट्स जो हैं, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को जो है शेप किया है। तो वन बाय वन चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट केस है हमारा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका ईयर जो है वो 1951 है। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ईयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लेंगे या पर्टिकुलरली ईयर भी उसका पूछ सकते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि थीम भी पूछ लेते हैं कि इस केस में बेसिकली क्या थीम था, किस थीम पे डिस्कस किया गया था। इस केस का जो मेन इश्यू था बेसिकली वो ये था कि क्या पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद से ही ना गवर्नमेंट ने क्या करा था कि लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, ताकि जो हमारा जमींदारी सिस्टम है वो खत्म हो सके। अब लेकिन यहाँ जमींदार जो हैं वो करते क्या हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं इस चीज़ को कि ये जो लॉज हैं बेसिकली वो फंडामेंटल राइट्स एंड उसमें भी स्पेशली जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको वायलेट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा यहाँ पे बेसिकली ये जजमेंट देता है कि पार्लियामेंट जो है ना वो आर्टिकल 368 के अंडर में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो आर्टिकल है, तो पार्लियामेंट 368 आर्टिकल के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर रखती है। और ये जो पावर है बेसिकली वो फंडामेंटल राइट को अमेंड करने तक भी एक्सटेंड होती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर जजमेंट था इसने पार्लियामेंट का जो अमेंड करने की पावर थी ना, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। तो चलो इसके बाद हम अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंस हमने शंकर प्रसाद देख लिया है, तो अब हम देखते हैं बेरुवरी यूनियन केस। इसमें भी इसका जो ईयर है वो 1960 है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मोटा-मोटा इसकी थीम की बात करें तो आर्टिकल 3 एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से रिलेटेड है। तो इस केस का रिलेशन जो है ना बेसिकली वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट था उससे रिलेटेड है। इशू ये है कि क्या पार्लियामेंट सिंपल लॉ के थ्रू इंडियन टेरिटरी का कोई भी पार्ट जो है वो किसी दूसरी कंट्री को ट्रांसफर कर सकती है या नहीं। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इंडियन टेरिटरी का कोई भी पार्ट ना किसी दूसरी कंट्री को देने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आप उसको ना केवल एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से अमेंड करके बेसिकली किसी को दे नहीं सकते हो दूसरी कंट्री को, है ना? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अगर अपनी टेरिटरी को किसी दूसरी कंट्री को देना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ना कि कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन लाके आप ये कर सकते हो। तो बेसिकली इस जजमेंट ने टेरिटोरियल सोवरेनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को काफ़ी क्लैरिफाई किया। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा बेरुबरी यूनियन भी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गोलकनाथ का केस। सो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसका जो ईयर है हमारा 1967 है। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपने पहले डिसीजन जो था उनका उसको रिवर्स किया। अब यहाँ पे कोर्ट क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है बेसिकली वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। एंड कोर्ट का आर्ग्यूमेंट ना यहाँ पे ये था कि फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर पार्ट होते हैं और पार्लियामेंट उन्हें चेंज नहीं कर सकती है। तो होता ये है कि इस जजमेंट के बाद से पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में जो है वो सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर इसके थीम की बात करें हम, तो इसका थीम हमारा यहाँ पे है राइट टू प्रॉपर्टी एज़ अ फंडामेंटल राइट। इस बारे में बेसिकली यहाँ पे बात करी गई थी। अब नेक्स्ट केस जो है हमारा, वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है। इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ज़्यादा रिपीट होने वाला पर्टिकुलर केस है ये। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछा ही गया है। इसका ईयर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ईयर की बात करें हम तो 1973 है एंड अकेले में ईयर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल ईयर देके भी पूछ लेते हैं। एंड इसका थीम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। तो अब इसके बारे में इसमें बेसिकली बात क्या हुई इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का। तो कोर्ट कहता है यहाँ पे कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो आप
मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है बिना उसमें इंटरफेयर करे या बिना उसे डिस्ट्रॉय करे। तो अगर यहाँ पे देखो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो उसके अंदर क्या-क्या आता है ये देख लेते हैं एक बार। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर भी आ जाती हैं, जुडिशियल रिव्यू हो गया, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म। तो ये सब जो है आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये सब भी ना कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशंस के बाद जो है ये बेसिकली बना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया गया हो एक पर्टिकुलर हिस्से में कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें आएँगी और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो बेसिकली इवॉल्व होता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अभी जो चीज़ें हैं वही रहेंगी आगे भी। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण का। अ, ये इलेक्शन में जो भी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, उससे रिलेटेड है। तो राजनारायण ने हैं जो बेसिकली उन्होंने क्या करा था, इंदिरा गांधी की इलेक्शन विक्ट्री जो है उसको चैलेंज किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जजमेंट जाता है एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये जजमेंट देते हैं यहाँ पे कि जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने गलत प्रैक्टिसेस का यूज़ किया है इलेक्शन को जीतने के लिए और उनकी जो रायबरेली का इलेक्शन था ना, उसको जो कोर्ट है वो वॉइड डिक्लेयर कर देता है। सो ये जजमेंट जो है बेसिकली वो इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद से ही ना पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ और इमरजेंसी डिक्लेयर हुई एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट केस को। नेक्स्ट केस है हमारा है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। अब होता क्या है यहाँ पे, इसका जो थीम है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्शन लॉस के ऊपर है। अब इस जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया है यहाँ पे। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली, तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया एंड गवर्नमेंट ने ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके सॉरी अमेंड करके प्राइम मिनिस्टर को की इलेक्शन को ना जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने की कोशिश करी। जैसे हमने पहले वाले उसमें देखा ना, जब इलेक्शन जब वाइट हो गया था इंदिरा गांधी का, तो अब उसको बेसिकली इन लोगों ने उसको पास करने के लिए इन लोगों ने करा क्या, गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दिया और प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है ना उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने की कोशिश करी। अगर उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर देंगे तो कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो कोर्ट जो है वो इस केस में कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है ना ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि क्या है कि ये जुडिशियल रिव्यू और सेपरेशन ऑफ पावर को डैमेज करता है। तो जो कि अब देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और हमने पहले ही अभी जो प्रीवियस जजमेंट गया है ऊपर केशवानंद भारती में पढ़ा था कि जो अ, हमारी पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो इसका थीम जो है याले पर्टिकुलर केस का इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का, ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्शन लॉस के ऊपर है। कैसे गवर्नमेंट इस केस में ये चाह रही थी कि वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रख दे ताकि कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर ना कर पाए और अगर वो कोई करप्ट प्रैक्टिसेस भी यूज करें तो वो उससे वो बेसिकली बच सके। तो अब हम अपना नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस हमारा पर्टिकुलरली आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो वो हमारा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये रहा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो इसी के इंटरप्रिटेशंस के लिए से रिलेटेड ये केस है बेसिकली। तो होता यह है कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है ना वो गवर्नमेंट सीज कर देती है विदाउट किसी एक्सप्लेनेशन के प्रॉपर। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जजमेंट देते हैं कि कोई भी लॉ जो पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट करेगा ना उसको फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और उसका ना रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए। बेसिकली जो उसका पूरा प्रोसेस है उसको करने का प्रोसीजर है वो काफ़ी रीज़नेबल होना चाहिए। मतलब आप रीज़नेबल प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना चाहिए वहाँ पे। अगर आप नहीं करेंगे तो बेसिकली आप इस तरीके से किसी का भी आर्टिकल 21 जो है वो ले नहीं सकते। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट ने जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है 1978 में आया, तो इस जजमेंट ने ना आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा ब्रॉड और पावरफुल फंडामेंटल राइट बना दिया। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिनरल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
1980 इसका ईयर है एंड इसके अगर हम थीम की बात करें तो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस जो है उससे रिलेटेड इसका थीम है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया। अब कोर्ट यहाँ पे कहते हैं कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी जो है ना, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो अगर देखो स्टेट जो है वो केवल डीपीएसपी को ही इम्प्लीमेंट करेगा और फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो बैलेंस है हमारा, वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अगर हम बात करें जो 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, तो वो बेसिकली ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर स्टेट केवल डीपीएसपी पे ही फोकस करेगा एंड फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा बैलेंस है वो बेसिकली बिगड़ जाएगा। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट अपना केस देखते हैं। सो 1981 में वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है। तो ये जजमेंट जो है वो क्लैरिफाई करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो कब से अप्लाई होगी। अब देखो हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो थी वो केशवानंद भारती केस में से आ तो गई। अब लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब इसको अप्लाई कब से करेंगे, है ना? क्या शुरू से ही ये चीज़ अप्लाई होगी पुराने केसेस में भी, या आने वाले केसेस में होगी, या क्या ऐसी पर्टिकुलर डेट होगी इसकी? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि जो 24 अप्रैल 1973 है हमारा, यानी केशवानंद भारती जजमेंट की जो डेट है, इस डेट से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो अप्लाई होगी। इसके बाद जो है ना 9th शेड्यूल जो है उसमें ऐड होने वाला जो लॉज हैं वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आ जाते हैं, है ना? वो भी जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट बन जाते हैं बेसिकली। तो अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। सो 1985 में हमारे पास एक अलग दूसरा केस है, शाहबानो बेगम केस, जिसका जो थीम है बेसिकली, ये जो केस है वो इंडिया में जेंडर जस्टिस एंड पर्सनल लॉज इन दोनों चीज़ों के डिबेट के लिए फेमस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि मुस्लिम वुमेन्स को भी सीआरपीसी के अंडर में एलिमनी क्लेम करने का बेसिकली पूरा अधिकार है और वो क्लेम कर सकती हैं। एंड आप रिलीजन के बेसिस पे उनको ये डिनाई नहीं कर सकते कि सिंस यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी तो आपका ये अधिकार नहीं है। तो इस जजमेंट के बाद से ही ना इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो राइट टू एलिमनी जो है, ये शाहबानो केस जो है हमारा वो इसमें आता है। एंड 1985 में ये केस आया था। इसमें कहा था कि जस्ट बिकॉज कोई पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रही है कोई वुमेन, तो आप उसका एलिमनी का राइट नहीं ले सकते। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अगर हम ईयर की बात करें तो 1986 एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड इसका थीम है। तो ये जो है पर्टिकुलर केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एनवायरमेंटल लॉ का एक काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक इम्पॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या करा है कि आर्टिकल जो 21 है हमारा, उसको एक्सपैंड करते हुए कहा है कि राइट टू लाइफ जो है ना हमारा, जैसे हमने अभी ऊपर भी देखा था ना, राइट टू लाइफ की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 21 के अंडर है हमारा जो राइट टू लाइफ है, इसमें हमारे पास ये अधिकार भी है कि वो एक हमारे पास हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट भी हो। तो हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट भी हमें आर्टिकल 21 के अंडर हमें मिलता है। तो इस जजमेंट ने क्या किया कि इंडिया में जो इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस जो है ना उसको डेवलप किया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस जो है हमारा। सो नेक्स्ट केस 1992 में हमारा आया, इंदिरा शानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1992 में इसका जो थीम है वो हमारा रिजर्वेशन एंड कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि इसमें डिटेल में इन्होंने क्या बात करी। सो अब अगर हम देखें तो इस केस को नॉर्मली हम मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो कास्ट बैकवर्डनेस है उसको आइडेंटिफाई करने के वैलिड बेसिस हो सकते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन है ना उसको 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जो 50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए, है ना? इस तरीके की बातें हमने काफ़ी ज़्यादा कॉमन डेली लाइफ में भी सुनी हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इसी पर्टिकुलर केस के अंदर में डिस्कस हुई थी
कि ठीक है कि कास्ट बैकवर्डनेस ये सब चीज़ें हैं एंड इनको आइडेंटिफ़ाई करने के वैलिड बेसिस भी हो सकते हैं, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि आप जो रिज़र्वेशन है उसको 50% से ज़्यादा कर दें, है ना? तो ये जजमेंट जो है वो इंडिया की रिज़र्वेशन पॉलिसी का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारा किहोतो होलान वर्सेस ज़ै ज़ेहिलिहू ज़ेहिलिहू आई एम सॉरी टू फॉर मिसप्रोनाउंसिएशन, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। एंड सो या किहोतो होलान जो केस है हमारा 1993 में, इसमें हम एंटी डिफेक्शन लॉज की बात करते हैं। एंड ये जो केस है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो स्पीकर का डिसीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू भी जो है ना उसको कम्प्लीटली रोक देना भी सही नहीं है। तो इस जजमेंट ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो है ना उन दोनों के बीच में बेसिकली एक बैलेंस स्टैब्लिश किया। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि रोल ऑफ स्पीकर को डिफाइन किया एंड रीइंफोर्स किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो जो स्पीकर का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका डिसीजन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जुडिशियल रिव्यू को एकदम कम्प्लीटली रोक नहीं सकते। एंड नेक्स्ट अगर हम केस देखें तो एस आर बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड इसकी डेट जो है वो 1994 है। थीम की अगर हम बात करें तो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो आर्टिकल 356 है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 356 की अगर मैं बात करूँ तो ये है प्रेसिडेंट के रूल से रिलेटेड। एंड देखो अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट की मेजॉरिटी पर हमें डाउट होना, तो यहाँ पे फ्लोर टेस्ट असेंबली में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रेसिडेंट रूल लगा दे रहे हो। तो अगर आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट की मेजॉरिटी पे हमें डाउट है कि इस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, तो वहाँ पे फ्लोर टेस्ट जो है असेंबली में होना चाहिए। एंड इस जजमेंट ने क्या किया कि इंडियन फेडरलिज्म को जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन भी करा। अगर हम अब नेक्स्ट केस की बात करें, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में ये आया है। एंड थीम जो है इसका वो है सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली विशाखा गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया इस पर्टिकुलर जजमेंट के थ्रू। तो ये गाइडलाइंस बेसिकली क्या है कि वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए बनाई गई हैं। उसके बाद बाद में होता क्या है कि यही गाइडलाइंस को ना हम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के नाम से भी जान मतलब कि का भी बेस बन जाता है ये। तो जो हमारी गाइडलाइंस हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, उसके बेस के रूप में भी इस पर्टिकुलर केस ने जो है वो काम किया है। यहाँ से विशाखा गाइडलाइंस निकल के आती हैं। वही विशाखा गाइडलाइंस जो है वो 2013 में जो एक्ट आया उसके बेस का काम करती हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा है 2006 में आया एक केस, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इसमें अब हमारा जो थीम है वो डोमिसाइल एंड सिक्रेसी ऑफ इलेक्शंस है। तो अब देखते हैं कि इसमें बात बेसिकली हुई क्या। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को एम्फेसाइज किया है। एंड राज्यसभा इलेक्शन में डोमिसाइल रिक्वायरमेंट और ओपन बैलेट सिस्टम पे भी क्लैरिफिकेशन इस पर्टिकुलर केस में दिया गया है। तो अगर थीम की बात करूं मैं इसकी, तो डोमिसाइल एंड सिक्रेसी इन इलेक्शन इसका थीम है। उसके बाद अगर 2007 में आए अगले केस की बात करें, आई आर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो थीम जो है हमारा इसका जो है 9 शेड्यूल लॉज। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डिसाइड किया कि अगर कोई लॉ जो है वो 9 शेड्यूल में भी प्लेस कर दिया जाए, तब भी वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अगर कुछ करेगा बेसिकली, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आ सकता है। तो हो क्या रहा था ना कि 9 शेड्यूल को गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि अगर मान लो वो किसी भी पर्टिकुलर लॉ में चाह रही है कि कोई भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर में वो ना आए, तो उसको 9 शेड्यूल में डाल दो और कह दो कि भई इसमें तो जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये तो करप्ट प्रैक्टिस है कि आप है ना अपने मन से कुछ भी करो और जहाँ पे आप चाह रहे हो कि आपको कोई अपोज़ ना करे, आप उसको इस पर्टिकुलर शेड्यूल में डाल दो। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अगर कोई भी लॉ को आप 9 शेड्यूल में भी प्लेस कर रहे हो,
तब भी वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट अगर हुआ तो वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट होगा। अगर मान लो आपने कोई भी लॉ बनाया, उसको 9 शेड्यूल के अंदर डाला और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को उसके अगेंस्ट जाता है या उसमें इंटरफेयर करता है या उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। सो ये जजमेंट जो है वो जुडिशरी की पावर को बेसिकली रीइंफोर्स करता है। एंड उसके बाद आता है 2013 का नोटा जजमेंट, वेरी फेमस। एंड सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स को नोटा, जिसका फुल फॉर्म नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, वो प्रोवाइड करने का डिसीजन दिया। तो इससे वोटर को बेसिकली क्या है कि जो राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट मिलता है। तो अगर थीम की बात भी करें तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस, है ना। तो इसके थ्रू हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो हम उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं बिना किसी को सेलेक्ट करे। एंड इसके बाद हमारा 2014 में आता है निर्भया केस, वेरी फेमस बट ऑल द रॉन्ग रीजंस। यहाँ पे अब इस केस में जो है वो एंटी रेप लॉज रिफॉर्म्स की बात करी जाती है। तो इसका जो थीम है वो एंटी रेप लॉज रिफॉर्म है। सो 2012 में जो दिल्ली में रेप केस हुआ था, उसके बाद जुडिशरी और लेजिस्लेटिव ने एंटी रेप लॉज को स्ट्रेंथन किया। तो इनके रिजल्ट में बेसिकली हुआ ये कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट किया, जिसमें रेप की डेफिनेशन को ब्रॉडन कर दिया और पनिशमेंट्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए। बट वो कितने स्ट्रिक्ट हुए, दैट इज़ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 2014 में फिर से एक दूसरा केस आता है, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर केस के थीम की बात करें तो पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हाई कोर्ट्स की पावर अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 जुडिशियल रिव्यू के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, क्लैरिफाइड द स्कोप ऑफ हाई कोर्ट पावर्स इन जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। हाँ, तो हमारे 2017 में फिर हमारे पास एक केस आता है, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड इसका थीम है ट्रिपल तलाक, वेरी फेमस, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है अलग अलग। तो होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। आपने सुना होगा कि फ़ोन कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे बेसिकली तलाक हुआ करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये जजमेंट जो है बेसिकली एक जेंडर जस्टिस और मुस्लिम पर्सनल लॉ रिफॉर्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि स्ट्रक डाउन द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वैल्यूज के अगेंस्ट है ये। 2017 में पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, वेरी फेमस, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। इवन मैंने ही कुछ जब नेट का दिया था तब भी ये आया था। इसका जो थीम है राइट टू प्राइवेसी है। एंड इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। एंड ये जजमेंट जो है वो डिजिटल एज के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें जो 2018 में आया हमारा, नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें जो इसका थीम है वो रिपीलिंग सेक्शन 377 है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेक्शन 377 आईपीसी को पार्शियली करा क्या कि स्ट्रक डाउन कर दिया। तो अगर मान लीजिए कि सेम सेक्स रिलेशन है, अगर उसमें कंसेंट है, कंसेंशुअल है, होमोसेक्सुअल रिलेशंस अगर, तो उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया यहाँ पे कि वो अगर कंसेंट के साथ हो रहे हैं तो वो क्रिमिनल बेसिकली डीक्रिमिनलाइज हो गए और वो क्रिमिनल वाली कैटेगरी के अंडर में नहीं आएंगे। 2019 में हमारे पास फिर से एक और केस आता है, एम सिद्दीकी वर्सेस महंत शुरेश दास। सो अगेन वेरी फेमस, वेरी कंट्रोवर्शियल एट द सेम टाइम। एंड 2019 इसका ईयर है। थीम इसका था जो अयोध्या डिस्प्यूट था वो। तो इस जजमेंट को हम अयोध्या वर्डिक्ट के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये इस नाम से भी जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड बेसिकली इसमें दिया। तो हुआ ये कि जो डिस्प्यूट था
कि मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, तो उसमें जजमेंट देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उन्होंने करा क्या कि राम टेम्पल जो राम मंदिर है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड को दिया और जो मस्जिद के लिए भी एक अल्टरनेट लैंड प्रोवाइड करी एंड उसका ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे लिखा भी है, ऑर्डर द डिस्प्यूटेड लैंड टू बी हैंडेड ओवर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम जन्मभूमि टेम्पल एंड प्रोवाइडेड एन अल्टरनेट साइट फॉर अ मॉस्क। सो 2019 में अयोध्या डिस्प्यूट या फिर अयोध्या वर्डिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में अगर हम एक अलग केस हमारे पास और आता है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसका जो थीम था वो था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। तो ये रीसेंट जजमेंट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो अब होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बेसिकली यहाँ पे करा क्या, अपहोल्ड किया। अब इसके अंदर क्या है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात आती है ना, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर में। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 103 या 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बेसिकली अपहोल्ड किया, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए हम करते है क्या 10% हमारे को रिजर्वेशन है, जो ईडब्ल्यूएस पर्टिकुलर कैटेगरी में लोग आते हैं उन लोगों को। सो या तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपहेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज वैलिड एंड अगर वैलिड नहीं होता तो नल एंड वॉइड हो जाता। बट यहाँ पे क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हमें मिलता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। सो अगर हम इन लैंडमार्क जजमेंट्स को देखें तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई हैं सारी चीज़ें। सो जुडिशरी जो है बेसिकली हमने देखा होगा कि कई बार वो भी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है पर्टिकुलरली, या फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन कर देगी, है ना, या सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में जुडिशरी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, या कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाने के लिए। सो इसी वजह से सुना भी होगा आपने कि जो सुप्रीम कोर्ट है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको हम बोलते हैं। सो चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।